आज का टॉपिक है औद्योगिक क्रांति। फिफ्थ सेमेस्टर में यह एक महत्वपूर्ण अध्याय है। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वैज्ञानिक आविष्कारों का जो युग था उसमें औद्योगिक क्रांति महत्वपूर्ण कार्य करती है। औद्योगिक क्रांति ने धीरे धीरे संपूर्ण आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को काफ़ी बदल कर रख दिया था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में परिवर्तनों को बदले हुए सोच ने और भी हवा दी। घरेलू उत्पादन प्रणाली का स्थान कारखाना पद्धति ले लेती है। मनुष्य ने शक्ति चालित मशीनों को बनाना शुरू कर दिया था। आधुनिक व्यापार तंत्र का विकास हुआ और व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। इस प्रकार औद्योगिक जीवन में प्रारंभ हुए परिवर्तन इतने सशक्त हुए कि उन्हें चिन्हित करने के लिए औद्योगिक क्रांति शब्द प्रयुक्त किया गया। औद्योगिक क्रांति सामान्यतः एक उद्योगों के क्षेत्र में विकास, विभिन्न उद्योग जो स्थापित हुए हैं उनमें तेज गति से जो विकास होता है उसको औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया है। जैसे कि टाइन भी अपनी पुस्तक में लेटर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में लिखते हैं कि एक इस प्रकार की व्यवस्था जिसमें व्यक्ति मानव के द्वारा या मानव श्रम के द्वारा काम करने की अपेक्षा विभिन्न नई तकनीक से यानी कि बिना श्रम के या उद्योगों के द्वारा या मशीनों के द्वारा कार्य किया जा रहा है उसको औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया है। ये यूरोप के अंदर 18वीं शताब्दी में जो परिवर्तन हुए हैं उसकी शीघ्रता से हुए क्रांति को नाम दिया गया है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग ये इसलिए भी नहीं किया गया है कि उसमें उद्योगों का इस्तेमाल होता है। इसका प्रयोग इसलिए भी किया गया है उसमें काफ़ी भारी बदलाव किया गया था, यानी कि मानव श्रम की अपेक्षा वहाँ पर एक मशीनों के द्वारा विभिन्न तरह के कार्य शुरू हो जाते हैं। यह आर्थिक एवं वैज्ञानिक के विकास का दौर होता है जो 17वीं और 18वीं शताब्दी में हो जाता है। और औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में लगभग 1780 से लेकर 1850 के मध्य आई है। इस अवधि में तकनीकी क्षेत्र में नए नए आविष्कार हुए जैसे लोहा, स्टील, कोयला, वस्त्र इत्यादि के विभिन्न क्षेत्रों में एक उद्योगों के रूप में रूपांतरण हो जाता है। इन उद्योगों को संचालित करने के लिए वाष्प ऊर्जा का प्रयोग होता है और अन्य और भी काफ़ी ऊर्जा के प्रयोग होते हैं जो उद्योगों को चलाने में सक्षम होते हैं। आज हम उद्योगों की विकास के कुछ कारण, क्या क्या कारण रहे हैं जिसके कारण उद्योगों का विकास हुआ है, उद्योगों में तेज़ गति से एक परिवर्तन, हम औद्योगिक क्षेत्र में एक तेज़ गति से परिवर्तन आया है उसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। यानी कि औद्योगिक क्रांति जिसका ये नाम दिया गया है, ये औद्योगिक विकास एक नाम दिया गया है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। वैसे तो 17वीं शताब्दी से ही औद्योगिक क्रांति आ जाती है, लेकिन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और भी तेज़ गति से विकास होता है। वैसे हॉलैंड, यूरोप जैसे काफ़ी देश हैं यूरोप के अंदर, सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति आती है, धीरे धीरे यूरोप के अन्य देशों में यह क्रांति फैल जाती है। इसके काफ़ी कारण रहते हैं, जैसे हम सामान्यतः देखते हैं भौगोलिक स्थिति से संबंधित है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है, कृषि में परिवर्तन से संबंधित और भी काफ़ी कारण रहे हैं औद्योगिक क्रांति के। लेकिन मेजर पॉइंट हम देखते हैं तो ये हैं औद्योगिक क्रांति जो आरंभ करते हैं उनमें फर्स्ट पॉइंट जैसे कि आपके सामने आता है लोहे कोयले की खानों के आसपास होना। लोहा या कोयला काफ़ी मात्रा में जो निकाला जाता है, इंग्लैंड में लोहे व कोयले की खानें आसपास होने से पक्के लोहे का निर्माण अधिक सुविधा से होने लगता है। तो इससे क्या है, विभिन्न तरह की मशीनें बनाना है, विभिन्न तरह के औजार बनाना है, विभिन्न तरह के संसाधनों को बनाना, तो उससे काफ़ी लाभ मिल जाता है। आगे देखते हैं इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य। यहाँ पर इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य दिया हुआ है, जबकि मैं इंग्लैंड को न मानते हुए बल्कि सभी यूरोप को ही देखेंगे, क्योंकि सारे यूरोप में ठीक है, इंग्लैंड में शुरुआती दौर में औद्योगिक क्रांति है, लेकिन इसका प्रभाव या इसकी एक ग्रोथ है पूरे यूरोप में ही होता है। यानी कि वैसे फिर भी विस्तृत
औपनिवेशिक साम्राज्य की हम बात करते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लैंड ने विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उपनिवेश की दौड़ में वैसे तो यूरोप के काफ़ी देश थे, लेकिन उसमें इंग्लैंड अग्रणी देश रहा है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा अपने देश में भी इंग्लैंड निवासियों ने 1600 में कंपनी स्थापित करके यहाँ राजनीतिक व्यवस्था स्थापित कर ली थी, और राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने का उनका एक ध्येय था यहाँ पर अपना बाजार सुलभ करना, अपनी व्यवस्था इकोनॉमिकली व्यवस्था सुलभ करना, और वो उन्होंने औपनिवेशिक व्यवस्था स्थापित करके ऐसा कर भी लिया था। यानी कि उपनिवेश के माध्यम से ज़्यादा क्षेत्र से कच्चा माल प्राप्त करने की जो एक व्यवस्था उन्होंने कच्चा माल प्राप्त करने की जो होड़ स्थापित की थी, वो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नेक्स्ट आता है मांग के अनुरूप उत्पादन। जैसे आज भी विभिन्न तरह के जो सामान है बाज़ार में, जो भी हम ये चाहते हैं इस प्रकार की एक व्यवस्था होनी चाहिए, इस प्रकार की एक हमें सामान मिल जाना चाहिए ताकि हमारे जो शारीरिक मेहनत बच सके। तो उसी आधार पर हमें प्रयास करते हैं बाज़ार में, उसी प्रकार की हम वस्तु ढूंढने का प्रयास करते हैं, और वो सामान्यतः उस प्रकार की मिल भी जाती है। यानी कि यूरोप में भी या विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरह की जो विलासिता से संबंधित वस्तुएं हैं या अन्य जो हमारी ज़रूरत से संबंधित वस्तुएं हैं वो उपलब्ध हो जाती हैं, और वह उपलब्धता लोगों की भावना को, लोगों की व्यवस्था को या लोगों की ज़रूरत को देखते हुए विभिन्न तरह के संसाधनों, विभिन्न तरह के उद्योगों के द्वारा वो वस्तुएं तैयार की गई थी। तो ऐसे में देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है, इंग्लैंड का निर्यात व्यापार फ्रांस के निर्यात व्यापार की तरह नहीं था। उसमें उच्च कोटि की विलास वस्तुएं शामिल थी। विलास का मतलब होता है जो हमें वस्तुएं जो अपने दैनिक जीवन में विभिन्न तरह से काम आने वाली वस्तुएं, जो एक रहने की लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बनाती है, तो उसको विलासिता की वस्तु कहा गया है। अतः ये बाज़ार में निरंतर काफ़ी मात्रा में बनना शुरू हो जाती हैं, और वे यानी कि लोगों की ज़रूरत भी होती है, लोग इनको पसंद करना शुरू करते हैं। इसी आधार पर मांग के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन, प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अतः ये विशेषकर शुरुआती दौर में इंग्लैंड में शुरू होता है, धीरे धीरे पूरे यूरोप में ये व्यवस्था फैल जाती है। उसके बाद आता है मुक्त समाज या स्वतंत्र समाज या स्वतंत्र विचारधारा। इनकी हम देखते हैं शुरुआती दौर में इंग्लैंड के निवासी हैं वो ये मानते हैं कि स्वतंत्र रूप से कार्य करना सही है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, 1813 में भारत में इस प्रकार की एक व्यवस्था शुरू हो जाती है आफ्टर 1813 में। स्वतंत्र रूप से एक व्यापार करने की एक व्यवस्था भारत में भी आ जाती है। यानी कि शुरुआती दौर में एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है, लेकिन बाद में इंग्लैंड में ही कुछ धनाढ्य व्यक्तियों के द्वारा या स्वतंत्र रूप से काम करने वाले उद्यमियों के द्वारा उसका विरोध किया गया, और कानूनी रूप से वो कोर्ट में जाते हैं और उसमें वो सफल हो जाते हैं, जीत जाते हैं अपना केस, और वो स्वतंत्र रूप से व्यापार करना शुरू कर देते हैं। अतः स्वतंत्र रूप से जो व्यापार किया गया था वह औद्योगिक क्रांति को और भी बढ़ावा देता है। इससे पहले हम देखते हैं एक गिल्ड व्यवस्था होती थी, संघ बने हुए होते थे। संघ के द्वारा केवल संघ के माध्यम से या संघ में रहते हुए ही कार्य किया जाता था, लेकिन जब स्वतंत्र रूप से व्यक्ति व्यापार करना शुरू करता है तो वह जिस भी क्षेत्र में, जिस भी उद्यम में या जिस भी इंडस्ट्रीज में वह रुचि रखता है या आगे बढ़ सकता है, उसी क्षेत्र में वह कार्य करना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार की शुरुआत, इस प्रकार की रुचि, इस प्रकार की व्यवस्था उसको ज़्यादा लाभ देती है और औद्योगिक क्रांति को जन्म देती है। नेक्स्ट आता है अर्धकुशल सैनिकों की उपलब्धता। अर्धकुशल सैनिकों की उपलब्धता, देखिए अर्धकुशल का मतलब है जब लंबे अरसे तक इंग्लैंड के पास बड़ी संख्या में कम कुशल कारीगर होते हैं। और यदि हम देखते हैं पीछे सामंती व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाती है, और वहाँ पर काम करने वाले जो अर्धकुशल कारीगर हैं वो शहरों की तरफ आते हैं, कस्बों की तरफ आते हैं, जहाँ पर विभिन्न तरह के वेरियस टाइप के काम होते हैं। तो वहाँ पर वो जहाँ पर भी उनको लाभ नज़र आता है,
जहाँ पर भी उनको सुविधाएं नज़र आती है तो उस क्षेत्र में वो अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं। जैसे कपड़ा बुनना है, जूते बनाना है, लकड़ी की नक्काशी करना है, या और भी काफ़ी तरह के कार्य होते हैं। यानी कि जिस तरह के कार्य में उनको रुचि लगती है या जिस तरह के कार्य में उनको जो कार्य उनको अच्छे लगते हैं तो उसी प्रकार के वो कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब उद्योगों में ज़्यादा आदमी लग जाते हैं, या ये कहें कि एक छोटे कार्य में ज़्यादा आदमी लग जाते हैं, धीरे धीरे वह छोटा कार्य बड़ा होना शुरू हो जाता है। यानी कि धीरे धीरे वह औद्योगिक क्रांति का रूप ले लेता है। यानी कि व्यक्ति अपने शारीरिक बल की अपेक्षा मानसिक बल का प्रयोग ज़्यादा करना शुरू कर देता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने का भी प्रयास करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रांसीसी क्रांति एवं युद्ध। वैसे तो आपने पढ़ा है इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य लंबे समय तक युद्ध चले। कभी 100 वर्षीय युद्ध है, कभी गुलाबों का है युद्ध है इत्यादि। लेकिन ऐसी स्थिति में जब युद्ध बंद हो जाते हैं तो इंग्लैंड के पास काफ़ी सेना होती है और सेना को किसी प्रकार का काम नहीं मिल पाता है। इसके अतिरिक्त सैनिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करनी पड़ती है। अतः उस पूर्ति के लिए सैनिकों को, अन्य लोगों को तो दूसरे कार्य में लगाने का प्रयास किया जाता है। यानी कि उसी दौर में इंग्लैंड में बेकारी भी बढ़ जाती है। अतः इस बेकारी को दूर करने के लिए उनके पास एक ही रास्ता था, पे उद्योग धंधों को बढ़ाना, औद्योगिक क्षेत्र में अपने आप को लगाना। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के लोगों ने अपनी आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए, बेकारी से बचने के लिए, तो वहाँ पर नई नई गतिविधियाँ शुरू कर दी जाती हैं और ये नई नई गतिविधियाँ औद्योगिक क्रांति को जन्म देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है शांति एवं व्यवस्था स्थापित होना। जैसा कि आपने पढ़ा होगा 1688 में 1688 में इंग्लैंड के अंदर ग्लोरियस क्रांति आई थी, शानदार क्रांति आई थी। तो शानदार क्रांति के बाद इंग्लैंड में शांति व्यवस्था स्थापित हो जाती है। अतः शांति व्यवस्था स्थापित होने के कारण विभिन्न तरह के उद्योग धंधे, विभिन्न तरह के कार्य गति रूप लेते हैं। यानी कि इंग्लैंड में संविधान जिन सुदृढ़ सिद्धांतों पर आधारित किया गया जाता है उससे शांति स्थापित हो जाती है, और शांति स्थापित होने से इंग्लैंड के अंदर विभिन्न तरह की गतिविधियां शुरू की जाती हैं। 18वीं शताब्दी में वहाँ पर जैसे कपड़े से संबंधित है, लोहे से संबंधित है, या यातायात से संबंधित है, विभिन्न तरह के विकास का एक दौर चल पड़ता है और यह दौर क्रांति का रूप ले लेता है। उसे औद्योगिक क्रांति का नाम दे दिया जाता है। नेक्स्ट है पूंजी की उपलब्धता। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, यदि उसके पास अतिरिक्त पूंजी है, कोई भी फर्म है, कोई भी एक समूह है, उसके पास यदि अतिरिक्त पूंजी है, वह उस अतिरिक्त पूंजी से और भी अधिक लाभ कमाने का प्रयास करता है। अतः इसी लाभ कमाने के प्रयास से वह विभिन्न क्षेत्र में वो पैसे को इन्वेस्ट करता है या संसाधनों को जोड़ने का प्रयास करता है। तो इसी संसाधनों को जोड़ने से, पैसे को इन्वेस्ट करने से एक औद्योगिक व्यवस्था शुरू हो जाती है। यानी कि वाणिज्यवाद के परिणाम स्वरूप प्रचुर मात्रा में इंग्लैंड में धन इकट्ठा हो जाता है। इंग्लैंड की तत्कालीन परिस्थितियाँ पूंजी संग्रह और उसके उपयोग को प्रोत्साहित देने के लिए अनुकूल भी होती हैं। क्योंकि वहाँ की इस प्रकार की एक व्यवस्था हो जाती है, पूंजी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। यानी कि भारत से भी काफ़ी मात्रा में कच्चा सामान वहाँ पहुँच जाता है, धन भी वहाँ पहुँच जाता है। तो ऐसी स्थिति में इंग्लैंड में इस प्रकार की व्यवस्था बन जाती है कि वहाँ पर ज़्यादा औद्योगिक व्यवस्था का होना अनिवार्य हो जाता है। जैसे कि इस पॉइंट के अंदर हम देखते हैं कि आर.पी. दत्त है, मैंने इस पुस्तक का अध्ययन किया है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इंडिया टुडे, 1945 में यह पब्लिश हुई थी। तो लेकिन उसको प्रिंट नहीं करने दिया गया था। 1947 में यह पब्लिश होती है दोबारा से। 1947 में ये विभिन्न क्षेत्र में भारत में भी ये आ जाती है और लोगों के द्वारा पढ़ा जाता है। इसमें वेरियस टाइम में अंग्रेज़ों के द्वारा भारत से कितना कच्चा माल, कितना सामान ले जाया गया था, सारा का सारा इसमें डाटा दिया गया है। यानी कि
अंग्रेज़ों के द्वारा भारत से या विभिन्न क्षेत्र जो इसके उपनिवेश थे वहाँ से काफ़ी मात्रा में धन को इकट्ठा किया गया था, और यही धन औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देता है। यानी कि पूंजी की उपलब्धता वहाँ पर उद्योगों को बढ़ावा देती है। इंग्लैंड में भूस्वामी थे, उनके द्वारा बाड़ाबंदी कर ली जाती है, नवीन कृषि क्षेत्र को बढ़ाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में उद्योग को काफ़ी विकास होता है। नेक्स्ट है व्यापारी वर्ग का प्रभावी होना। अतः कोई भी जो व्यापारी होता है वह ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने का प्रयास करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने का जब वह प्रयास करता है तो इसी माध्यम से वह एक इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित करता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान उसके मंडी उसके लिए तैयार हो सके, तो इस प्रकार का सामान उसको उपलब्ध हो जिससे कि वो ज़्यादा लाभ कमा सके। तो ऐसी स्थिति के लिए उन्होंने औद्योगिक व्यवस्था का एक सपना बुनना शुरू कर दिया था। यानी कि यह एक नया वर्ग विभिन्न तरह के सामान लोगों की सुविधाएं के अनुसार, लोगों की ज़रूरत के अनुसार, लोगों की जो मांग है उसके अनुसार वस्तुओं का निर्माण के लिए एक सौपन बुनना शुरू कर देता है, और इंग्लैंड में इस प्रकार की व्यवस्था बन जाती है। वो व्यापारी वर्ग है, इस व्यवस्था का लाभ उठाता है, और यह व्यवस्था औद्योगिक क्रांति को जन्म देती है। नेक्स्ट है काली मृत्यु। 18वीं शताब्दी के अंत में वहाँ पर एक महामारी, एक बीमारी फैल जाती है, जैसे कि आज के संदर्भ में हम देखते हैं कोविड-19 प्रीवियस टाइम में फैल गया था इसी प्रकार। लेकिन अब तो एक आधुनिक युग है या वैज्ञानिक युग है, इसमें इन बीमारियों में कंट्रोल कर लिया जाता है। लेकिन उस समय 18वीं शताब्दी के लास्ट डिकेड में उस पर काली जो मृत्यु है उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लग पाया था, उसको किसी प्रकार से उसको रोक नहीं पाए थे। तो भारी मात्रा में व्यक्ति मारे जाते हैं, भारी मात्रा में वहाँ की जो जन है मारे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ कार्य करने वाले लोग, विभिन्न तरह की गतिविधियाँ करने वाले लोग काफ़ी कम रहते हैं। अतः वस्तुओं की मांग ज्यों की त्यों बनी रहती है, काम करने वाले लोग काफ़ी कम हो जाते हैं, मजदूर काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग एक नई व्यवस्था को सोचना शुरू कर देते हैं। यानी कि फलस्वरूप शहरों में उद्योगों पर श्रेणी व्यवस्था का नियंत्रण ढीला हो जाता है। जैसे कि पहले बताया गया था गिल्ड सिस्टम होता है, तो गिल्ड सिस्टम धीरे धीरे टूट जाती हैं, और लोग जिस भी क्षेत्र में उनको लाभ मिलता है, जिस भी क्षेत्र में उसको एक व्यवस्था सही लगती है, तो वहाँ से ही वो अपनी गतिविधियाँ या अपने व्यापार, अपने कार्य करना शुरू कर देते हैं। उस समय लोग भी एक दूसरे की ज़रूरत को समझना शुरू कर देते हैं। जनसंख्या कम होने के कारण एक दूसरे के सामाजिक दायरा भी बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में औद्योगिक क्रांति जन्म लेती है। नेक्स्ट है बैंकिंग व्यवस्था। अतः आपने पढ़ा है, यानी कि कोई भी व्यक्ति है जब अपना उद्योग शुरू करता है, अपने कार्य शुरू करता है, इकोनॉमिकली गतिविधियाँ शुरू करता है, तो पूंजी की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है। तो आम व्यक्ति के पास या सामान्य व्यक्ति के पास किसी प्रकार के इतने पैसे नहीं होते हैं। एक समूह बनाते हैं, और समूह बना के एक व्यवस्था शुरू करते हैं, और यह एक यानी कि वहाँ पर उसी समय यूरोप में यूरोप के विभिन्न देशों में बैंकिंग व्यवस्था शुरू हो जाती है। जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड है, बैंक ऑफ पेरिस है, स्पेनिश बैंक है, यानी कि विभिन्न बैंकों की स्थापना होती है। और ये बैंक उस समय उद्योगों की स्थापना के लिए विभिन्न तरह की आर्थिक सहायता देते हैं। यानी कि 18वीं शताब्दी में ये प्रणाली उद्योगों के विकास के लिए उद्योगपतियों को ऋण देने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। देश में विभिन्न क्षेत्रों में जो बैंक स्थापित होते हैं वो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था शुरू करवाते हैं, पूंजी से संबंधित इत्यादि। यानी कि फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, देश का इंग्लैंड के अंदर हम देखते हैं देश का केंद्रीय बैंक बन जाता है बैंक ऑफ इंग्लैंड।
उसी प्रकार जिसकी स्थापना 1694 में होती है, उसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में भी और भी बैंक स्थापित हो जाते हैं। और ये बैंक उद्यमियों के लिए या जो व्यक्ति उद्योग क्षेत्र में रुचि रखते हैं उनके लिए एक ब्राइटनेस व्यवस्था शुरू करते हैं, यानी कि उनको एक सपोर्ट देते हैं, और यह सपोर्ट औद्योगिक क्रांति को जन्म देती है। नेक्स्ट है भौगोलिक स्थिति। कि इंग्लैंड वैसे तो पूरे यूरोप की ही भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की बनी हुई थी जिससे कि उद्योगों का विकास सामान्यतः सही तरीके से हो जाता है, लेकिन इंग्लैंड की स्थिति और भी अच्छी बनी हुई थी। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा है, अपने गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि क्षेत्र में जो कपड़े के कारखाने लगाए जाते हैं वहाँ अच्छी तरह से या सुलभ व्यवस्था से वहाँ स्थापित हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ हवा में नमी होती है, धागा आसानी से टूटता नहीं है। उसी प्रकार यूरोप की जो भौगोलिक स्थिति थी वो इस क्षेत्र के लिए या औद्योगिक क्रांति के लिए काफ़ी ही अच्छी बनी हुई थी। यानी कि भौगोलिक स्थिति भी किसी भी व्यवस्था के लिए एक आधार होता है, और औद्योगिक क्रांति के लिए चाहे वहाँ का एक तटीय कटापटा तट हो, चाहे वहाँ की जलवायु से संबंधित है या लोगों के कर्मठता से संबंधित है, तो सारी की सारी बातें यूरोप के अंदर उस टाइम मौजूद दिखाई दे रही थी। नेक्स्ट आता है कृषि क्रांति। तो कृषि भी उद्योगों का आधार होता है, चाहे कपास से संबंधित है, चाहे गन्ने से संबंधित है, या और भी कोई भी फसल है, वो कृषि को आधार देती है। यानी कि इंग्लैंड में कृषि क्रांति का आरंभ औद्योगिक क्रांति से पूरा होता है, और कृषि में हुए परिवर्तनों का परिणाम अधिक उत्पादन के रूप में सामने आता है। अब बड़े पैमाने पर कृषि का आरंभ शुरू हो जाता है, और इसके साथ बाड़ाबंदी भी शुरू हो जाती है, यानी कि छोटी भूमि है वो विस्तारित हो जाती है, सरकार के द्वारा सहयोग देना शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उद्योगों को काफ़ी लाभ मिलता है, क्योंकि कृषि क्षेत्र उद्योगों को महत्वपूर्ण विस्तार देता है। यानी कि जो कृषि क्रांति होती है वो उद्योगों को आधार बना देती है। यानी कि बड़े बड़े जमींदारों ने अधिक पैदावार लेने के लिए खेती में नए नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए थे, नई नई फसलें बोना शुरू कर दी थी। इन भूमिपतियों ने 1710 में 10 के पश्चात जब बाड़ाबंदी आंदोलन हुआ था, उसके बाद तो विभिन्न बड़े बड़े खेत बनाकर एक इस पर कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि की थी। कृषि क्षेत्र में हुए इन परिवर्तनों से औद्योगिकरण को बहुत ही बल मिला है। और दूसरा, कृषि के क्षेत्र में जो आजीविका के लिए कृषि की जाती थी, आने वाले टाइम में, आने वाले समय में यह उद्योगों का आधार बन जाती है। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन या उनके आविष्कार हैं। वैज्ञानिकों ने भी उद्योगों को एक महत्वपूर्ण तरीके से प्रमोट किया है। यानी कि वैज्ञानिक औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक टाइम में हम देखते हैं विभिन्न जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने औद्योगिक क्रांति को एक नया रूप देते हुए विभिन्न तरह के संयंत्र, विभिन्न तरह के कार्य उन्होंने उसमें किए हैं। जैसे फ्लाइंग शटल है, स्पिनिंग जेनी है, वाटर फ्रेम है, या पावर लूम है, म्यूल है, तो और भी, या लोहे या कोयले से संबंधित गतिविधियां हैं, या कोक का प्रयोग है, या अलोहन भट्टी बनाना है, या इस्पात विधि का प्रयोग है, या वाष्प शक्ति का प्रयोग है। तो इस प्रकार के काफ़ी जो गतिविधियां हैं वो वैज्ञानिकों का ही महत्वपूर्ण इसमें भूमिका रही है। अतः वैज्ञानिकों के द्वारा भी एक औद्योगिक क्रांति को महत्वपूर्ण बल दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जैसे इसमें नहीं दिया हुआ है, शहरों का विकास। अतः शहरों ने भी औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया है। 18वीं शताब्दी में प्रारंभ में जो शहर
होते हैं। पहले छोटा रूप होता था, लेकिन धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र से काफ़ी लोग वहाँ पर आकर बस जाते हैं और वो स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुरू कर देते हैं। अतः 1750 ईस्वी से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटेन में 11 शहरों की आबादी दुगनी हो जाती है। इनमें प्रमुख था लंदन, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रमुख एक व्यापार केंद्र बन जाता है। तो इस प्रकार शहरों में धीरे धीरे जब आबादी आ जाती है और शहरी आबादी विभिन्न तरह की वस्तुओं की डिमांड करती है, विभिन्न तरह की विकास के लिए बल देती है, तो शहरों का भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा होती है। नेक्स्ट है यातायात एवं संचार का विकास। अतः यातायात और संचार के साधन भी उद्योगों को बल देते हैं। यातायात के साधनों के द्वारा सामान को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, संचार के साधनों के द्वारा सामान के बारे में बिक्री से संबंधित, मंडी से संबंधित, उसकी संचालन से संबंधित सारी की सारी संचार के द्वारा, यातायात के साधनों द्वारा विकास किया जाता है। यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में यातायात के साधन जब बन जाते हैं तो पक्की सड़कें बनना शुरू हो जाती हैं, रेल मार्ग बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये भी उद्योगों को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद है तकनीकी विकास। औद्योगिक परिवर्तन विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में भी आविष्कार और मशीनों के प्रयोग से आया है। 18वीं शताब्दी के अंत में तो तकनीकी आविष्कारों की एक श्रृंखला सी हो गई थी और 18वीं शताब्दी में विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 26,000 आविष्कार हुए। इनमें से आधे से अधिक आविष्कार इस शताब्दी के अंतिम 20 वर्षों में हुए हैं। यानी कि 1780 से लेकर 1800 ईस्वी तक विभिन्न तरह के आविष्कार हुए और उन आविष्कारों ने औद्योगिक क्रांति को एक तेज गति दी है, या उद्योगों को तेज गति दी, जिसे क्रांति का नाम दिया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति एक मशीनी युग के रूप में जाना जाता है और यह एक बड़ा सा बदलाव के रूप में देखा जाता है। औद्योगिक क्रांति ने धीरे धीरे संपूर्ण आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को बदल कर रख दिया था। पहले छोटे छोटे उद्योग धंधे होते थे, कुटीर उद्योग होते थे, वो बड़े बड़े कारखानों का रूप ले लेते। यानी कि औद्योगिक क्रांति शक्तिशाली एवं शांति प्रिय परिवर्तन था, जिसने संपूर्ण विश्व को काफ़ी प्रभावित किया है।